हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 11 है। पार्ट 10 तक हम 200 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 10 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 11 में हम 201 से लेकर के 220 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 201। कोई खेल का मैदान आयताकार है। मैदान पर 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर के भाव से 1000 रुपये खर्च किए गए। मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ाई गई तब नया खर्च बताएं। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से और एक इसको सॉल्व करेंगे शॉर्ट मेथड से। तो यहाँ पर हम इसको पहले बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमसे कहा गया है कि कोई खेल का मैदान आयताकार है। अब यहाँ पर हमें मैदान आयताकार दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे सारे फॉर्मूले आयत वाले अप्लाई होंगे। आगे हमसे कहा गया है कि मैदान पर 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर के भाव से 1000 रुपये खर्च किए गए। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमें ये पैसे में दिया हुआ है। और आगे जो हमें मैदान पर खर्च दिया हुआ है ये रुपए में दिया हुआ है 1000 रुपये। अब अगर हम अपने सारे ऑप्शंस देखें तो हमारे सारे ऑप्शंस रुपए में हैं। हमको हिंदी में नहीं दिया हुआ है कि ये रुपए में है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आखिरी से दूसरी लाइन में लिखा हुआ है इन रुपीज। तो हमारे ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये रुपीज में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा रेट है 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर, हम पहले इस 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए, हमें पता है 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। तो यहाँ पर हमारे पास है 25 पैसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 पैसे को 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर 25 पैसे बराबर हो जाएंगे 25/100 रुपए के। 25/100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1/4 रुपए। अब देखिए, हमारे पास ये जो रेट है 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर, हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लिया 1/4 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा हुआ है 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 25 पैसे है। 25 पैसे को हम 1/4 रुपए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/4 रुपए खर्च होते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 4 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 1 रुपया खर्च होगा 4 मीटर स्क्वायर पर। लेकिन यहाँ पर खर्च हो रहे हैं 1000 रुपये, तो यहाँ पर हम दोनों साइड 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 1000 रुपये खर्च होंगे 4000 मीटर स्क्वायर पर। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर ये 4000 मीटर स्क्वायर आ चुका है। अगर हम आयत में बात करें तो आयत में मीटर स्क्वायर केवल उसके क्षेत्रफल में आता है। अगर हम उसकी लंबाई या चौड़ाई की बात करें तो वो उसकी मीटर में ही रहेंगी, अगर मीटर में है तो। अगर उसकी परिमाप की बात करें तो परिमाप भी मीटर में रहेगी। लेकिन उसका जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पर ये जो 4000 मीटर स्क्वायर है ये इसका क्षेत्रफल है। अब देखिए, हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें यहाँ पर चौड़ाई दी हुई है 50 मीटर, तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई की जगह रख लेंगे 50 मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा लंबाई गुणा 50 बराबर क्षेत्रफल की जगह 4000। यहाँ से हमारी लंबाई निकल करके आ जाएगी 80 मीटर। अब देखिए, आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ाई गई। अब हमारी लंबाई आई है 80 मीटर। अब हमें इसको 20 मीटर बढ़ाना है। तो हमारी नई लंबाई आ जाएगी 100 मीटर। अब अगर हमारी नई लंबाई आ गई है तो हमारे आयत का क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए, नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल तो फिर से वही रहेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारी लंबाई हो गई है इस बार 100 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर। तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल देंगे खर्च। अब देखिए, 1 मीटर स्क्वायर पर जो खर्च हो रहे थे वो हो रहे थे 1/4 रुपए। यहाँ पर हमारे पास है 5000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 5000 की गुणा कर देंगे 1/4 से। तो यहाँ से हमारे पास नया खर्च आ जाएगा 1250 रुपये। अब देखिए, ये तो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई खेल का मैदान आयताकार है।
हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले एक आयत बना लेते हैं। अब ये जो आयत है, इस पर हमें जो खर्च दे रखा है वो दे रखा है 1000 रुपये, और इस आयताकार मैदान की जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है 50 मीटर। तो यहाँ पर हम इसका खर्च लिख लेते हैं 1000 रुपये और इसकी चौड़ाई लिख लेते हैं 50 मीटर। आगे हमसे कहा गया है कि यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ाई गई। अब देखिए, अगर हम मैदान की लंबाई बढ़ाएंगे तो हमारी मैदान की लंबाई इस प्रकार से 20 मीटर बढ़ेगी। अब ये जो हमारी बढ़ी हुई लंबाई है, हम क्या करते हैं, इस पर अपना आयत पूरा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आयत इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो एक कलरफुल देख पा रहे हैं, ये हमारे बढ़े हुए आयत का क्षेत्रफल है। अब ये जो हमारे बढ़े हुए आयत का क्षेत्रफल है, हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना है। तो देखिए, यहाँ पर इसकी लंबाई आ रही है 20 मीटर और चौड़ाई आ रही है 50 मीटर। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो यहाँ पर हमारी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर। तो यहाँ पर हमारे अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 20 × 50। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 मीटर स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास 1000 मीटर स्क्वायर आया है, हम इस पर ये निकालेंगे कि इस पर कितने रुपए खर्च होंगे। अब देखिए, हमें रेट दिया हुआ है 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर। हमने इसको कन्वर्ट करके लिखा था 1/4 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 1/4 रुपये है। यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल आ रहा है 1000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अतिरिक्त खर्च आ जाएगा, 1000 की गुणा कर देंगे 1/4 से। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 250 रुपये। अब देखिए, हमारे पास पहले खर्च हो रहे थे 1000 रुपये, और ये जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है इस पर खर्च हो रहे हैं 250 रुपये। अब हम निकाल देंगे कुल खर्च। तो कुल खर्च आ जाएगा हमारा 1000, और 250 को ऐड कर देंगे तो 1250 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 202। 25 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते पर 27.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से फर्श बिछाने का खर्च ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 25 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। हम इसकी लंबाई ले लेते हैं 25 मीटर और चौड़ाई ले लेते हैं 15 मीटर। अब हमसे आगे कहा गया है कि इस आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो देखिए, अगर हम इस आयत के बाहर एक 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएंगे तो वो रास्ता हमारा इस तरीके से आ जाएगा। आगे हमसे कहा गया है कि इस रास्ते पर फर्श बिछाने का खर्च 27.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो खर्च दिया हुआ है ये हमको मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। हमें पता है मीटर स्क्वायर आयत में केवल उसके क्षेत्रफल में आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ये जो बाहर वाला आयत है, हम इस बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ये जो अंदर वाला आयत है, इसकी हमें लंबाई दी हुई है 25 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 15 मीटर। लेकिन ये जो बाहर वाला आयत है इसकी हमें लंबाई चौड़ाई नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अंदर वाले आयत की लंबाई है 25 मीटर। तो जब हम बाहर वाले आयत की लंबाई लेंगे तो 25 मीटर तो ये आएगी। इसके अलावा 3.5 मीटर दो साइड का रास्ता है। तो यहाँ पर 3.5 और 3.5 जुड़ करके 7 मीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 25 और 7 यानी कि बाहर वाले आयत की लंबाई आ जाएगी 32 मीटर। इसी प्रकार से हम निकालेंगे बाहर वाले आयत की चौड़ाई। देखिए, अंदर वाले आयत की चौड़ाई है 15 मीटर। अब ये जो 15 मीटर है इसमें दो साइड जुड़ जाएगा हमारा रास्ता। तो बाहर हमारा रास्ता है 3.5 मीटर का, तो 3.5 हमारा दो साइड जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 15 और 7 22 मीटर के बराबर। तो अब देखिए, हमारे पास बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है और अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई हमारे पास पहले से ही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो देखिए, बाहर वाला जो आयत है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 32 × 22। इसमें से हम घटाएंगे अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई है 25 और 15, तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल 25 × 15। 32 और 22 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 704। 25 और 15 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 375। 704 में से 375 घटाएंगे तो हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 329 मीटर स्क्वायर।
अब देखिए हमें रास्ते पर फर्श बिछाने का खर्च दिया हुआ है 27.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च। हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ रहा है 329 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 27.5 की गुणा कर देंगे 329 से। तो यहाँ पर जब हम कुल खर्च को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा कुल खर्च आ जाएगा 9,047.50 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 203। एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी परिधि 528 मीटर है। पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल करने की लागत क्या होगी। यहाँ पर देखिए हमको वृत्ताकार पथ की बाहरी परिधि दी हुई है 528 मीटर। जब भी हमें किसी वृत्त की परिधि मिलती है तो हम उसको 44 से कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 528 को डिवाइड करते हैं 44 से। तो जब हम 528 को डिवाइड करते हैं 44 से तो हमारे पास आ जाता है 12। इसका मतलब ये है कि 528 44 का 12 गुना है। तो देखिए अगर हमारी 44 परिधि है तो हमारी जो त्रिज्या होती है वो 7 होती है। तो यहाँ पर अगर हमारी परिधि 12 गुना हो रही है तो यहाँ पर हमारी त्रिज्या भी 12 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी बाहरी परिधि हो जाएगी 7 गुणा 12 यानी कि 84 मीटर। अब हमसे कहा गया है कि ये जो रास्ता है ये 14 मीटर चौड़ा है। अब हमें जो परिधि दी हुई थी ये बाहरी परिधि दी हुई थी। इसका मतलब हमारे पास जो है 84 मीटर त्रिज्या आई है, ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या आई है। अब यहाँ पर ये जो 14 मीटर चौड़ा रास्ता बन रहा है ये बाहरी वृत्त के अंदर बन रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम अंतः वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाह्य वृत्त की त्रिज्या में से 14 मीटर को घटा देंगे। बाह्य वृत्त की त्रिज्या है हमारे पास 84 मीटर। 84 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी 70 मीटर। अब देखिए ये जो 70 मीटर त्रिज्या आई है हम इसको यहाँ पर 7 के टुकड़े में तोड़ करके लिखेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम 7 से कंपेयर करके चलते हैं। तो हम यहाँ पर इसको 7 में तोड़ करके लिखेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा 7 गुणा 10। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है ये 7 का 10 गुना है। अब देखिए आगे हमें रास्ते का खर्च दिया हुआ है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। अब यहाँ पर भी वर्ग मीटर है, इसका मतलब ये है कि हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में से अंतः वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब देखिए बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है वो आ रही है हमारे पास 7 गुणा 12। यहाँ पर हम इसको 84 मीटर नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे 7 गुणा 12। अब यहाँ पर ये 7 का 12 गुना आ रही है। अब देखिए अगर हमारे पास त्रिज्या 7 होती है तो हमारा क्षेत्रफल होता है 154। अब ये आ रहा है 12 गुना। तो हम क्या करते हैं, 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 144 गुणा 154। इसमें से हम घटाएंगे अंतः वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए अंतः वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 का 10 गुना है। अब अगर त्रिज्या 7 होती है तो हमारा क्षेत्रफल 154 होता है। यहाँ पर ये हो रही है 10 गुना। तो हम क्षेत्रफल में 10 का स्क्वायर से और गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो यहाँ पर अंतः वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 100 गुणा 154। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 154 ले लेंगे कॉमन। तो हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा 144 माइनस 100। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 6776 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास 1 वर्ग मीटर का खर्च है 10 रुपये। अब हमारे पास आ रहे हैं 6776 वर्ग मीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे 10 से। तो हमारे पास कुल खर्च आ जाएगा 67,760 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 204। किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 80 मीटर हो तब उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2। जब भी हमें अनुपात दिया हुआ होता है तो हम उसको वास्तविक बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें x से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आयताकार क्षेत्र की लंबाई ले लेंगे 3x और चौड़ाई ले लेंगे 2x। अब हमें आगे आयताकार क्षेत्र का परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर। हमें पता है आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 3x प्लस 2x बराबर परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप है 80 मीटर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 8। अब हमसे पूछी है आयत की चौड़ाई। चौड़ाई हमने ली है 2x। तो यहाँ पर हमारे आयत की चौड़ाई आ जाएगी 16 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 205।
किसी आयताकार क्षेत्र की भुजाएं 5:4 के अनुपात में है तथा उसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र का परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए ये भी सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें आयताकार क्षेत्र की भुजाएं दी हुई हैं 5:4। अब ये अनुपात में है, इसको वास्तविक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम भुजाएं ले लेंगे 5x और 4x। अब यहाँ पर ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। अब इसके अलावा हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 500 मीटर स्क्वायर। हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x गुणा 4x बराबर 500। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 5। हमसे पूछा है क्षेत्र का परिमाप। परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर परिमाप आ जाएगा 2 लंबाई। अब देखिए लंबाई हमने ली है 5x, x की वैल्यू आई है 5, तो 5 गुणा 5 25 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से चौड़ाई हमने ली है 4x, x की वैल्यू 5 आई है तो हमारे पास चौड़ाई आ जाएगी 20। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास परिमाप आ जाएगा 90 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 206। त्रिभुज ए बी सी का आधार ए बी है। ए बी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी का आधार ए बी है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी और इस ए बी सी त्रिभुज का आधार ले लेते हैं ए बी। आगे हमसे कहा गया है कि ए बी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए हम क्या करते हैं, AB भुजा पर कहीं भी एक बिंदु ले लेंगे D। अब देखिए यहाँ पर हमें जो क्षेत्रफल का अनुपात बताना है वो बताना है त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC के बीच। अब देखिए त्रिभुज ABC तो बना हुआ है लेकिन यहाँ पर त्रिभुज ADC बना हुआ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर त्रिभुज ADC बना लेते हैं। तो देखिए हमारा त्रिभुज ADC इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए इसके अलावा हमें भुजाओं की लंबाई दी हुई है। यहाँ पर हमें ए बी की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर और डी बी की लंबाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर डी बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ए डी की लंबाई 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज ADC की एक भुजा आ गई AD और त्रिभुज ABC की एक भुजा आ गई AB। जब भी देखिए हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना होता है तो हम क्या करते हैं, जो दो त्रिभुज हैं इनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो AD भुजा है ये AB का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर AD और AB दोनों एक जैसी भुजाएं ही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालने के लिए AD का वर्ग कर देंगे और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए AB का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर ये याद रखना, यहाँ पर हम संगत भुजाओं का वर्ग करते हैं। भुजा हमेशा हमारी एक जैसी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में अगर हम लंब का वर्ग कर रहे हैं तो हमें दूसरे त्रिभुज में भी लंब का वर्ग ही करना होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम एक त्रिभुज में लंब का वर्ग कर दें और दूसरे में आधार का वर्ग कर दें। अगर हम एक त्रिभुज में आधार का वर्ग कर रहे हैं तो हमें दूसरे त्रिभुज में भी आधार का वर्ग करना होता है। तो हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताने के लिए क्या करते हैं, उनकी किसी एक संगत भुजा का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ADC को ऊपर रखेंगे और त्रिभुज ABC को नीचे रखेंगे। त्रिभुज ADC की भुजा है AD, AD है 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग आ जाएगा 4। इसी प्रकार से त्रिभुज ABC की भुजा लेंगे हम AB, ए बी है 5 सेंटीमीटर के बराबर और 5 का वर्ग आ जाएगा 25। तो यहाँ पर इनका अनुपात आ जाएगा 4/25। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 207। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आधार एवं संगत शीर्षलंब का अनुपात 3:4 है। शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें त्रिभुज का आधार और शीर्षलंब का अनुपात दिया हुआ है 3:4। अब देखिए ये अनुपात है, हम इसको वास्तविक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे x से। तो यहाँ पर हम आधार ले लेंगे 3x और शीर्षलंब ले लेंगे 4x। अब देखिए किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है
उसका एक कॉमन फॉर्मूला हमें पता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगा देंगे। तो देखिए 1/2 आधार की जगह आ जाएगा 3x और लंब की जगह आ जाएगा 4x, और ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के, और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 1176। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 196। दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14। अब हमसे पूछिए शीर्षलंब की लंबाई। शीर्षलंब हमने लिया है 4x, एक्स की वैल्यू आई है 14, तो हमारे पास शीर्षलंब आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 208, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हैं। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तब त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन हमें यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात दिया हुआ है ये हमको भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो भिन्न के रूप में हमें त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं, हम इस अनुपात को सिंपल रूप में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमको भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब देखिए जब हमें पहली भुजा लिखनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 को यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यू रह गई 1/3 अनुपात 1/4। अब ये जो इन दोनों का हर है 3 और 4, हम इन दोनों की कर देते हैं गुणा। तो 3 और 4 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हम पहली भुजा को ले लेते हैं 12। इसी प्रकार से जब हम दूसरी भुजा को लिखेंगे तो हम यहाँ से 1/3 को हटा देंगे और अपने 1/2 को वापस ले आएंगे। अब देखिए हमारे पास फिर से दो अनुपात हैं 1/2 अनुपात 1/4। इनके जो हर हैं वो हैं 2 और 4। 2 और 4 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हम दूसरी भुजा का अनुपात ले लेंगे 8। इसी प्रकार से हम निकालेंगे तीसरी भुजा का अनुपात। तीसरी भुजा का अनुपात निकालने के लिए हम यहाँ से 1/4 को हटा देंगे और 1/3 को वापस ले आएंगे। अब देखिए हमारे पास दो भिन्न आ गई हैं 1/2 और 1/3। इनके जो हर हैं 2 और 3, इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हम तीसरी भुजा का अनुपात ले लेंगे 6। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आ चुका है 12 अनुपात 8 अनुपात 6। जब भी देखिए हमें भिन्न के रूप में भुजाएं का अनुपात दिया हुआ हो तो हम उसको इस तरीके से सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 12 अनुपात 8 अनुपात 6 है, यहाँ पर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अब देखिए ये हमारे पास त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, ये त्रिभुज की वास्तविक भुजाएं नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वास्तविक बनाने के लिए इसमें x से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम भुजाएं ले लेंगे 6x 4x और 3x। हमें त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर। हमें पता है त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 52। यहाँ से जब हम 6x 4x और 3x को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13x। 13 से 52 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। हमसे पूछिए सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा है 3x। तो 3x की वैल्यू आ चुकी है 4, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 209, यदि दो वर्गों के विकर्ण 2:5 के अनुपात में है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो वर्ग ले लेते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2, और इन वर्गों की भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं स्मॉल a रेशियो कैपिटल A। अब देखिए ये तो है इनकी भुजा। अब हम क्या करते हैं, इनके विकर्ण का अनुपात निकालते हैं। तो देखिए अगर वर्ग 1 की भुजा स्मॉल a है तो वर्ग 1 का विकर्ण हो जाएगा √2 स्मॉल a। इसी प्रकार से वर्ग 2 की भुजा अगर कैपिटल A है तो वर्ग 2 का विकर्ण आ जाएगा √2 कैपिटल A। अब देखिए यहाँ पर अगर हम विकर्ण का अनुपात देखें तो यहाँ पर √2 से √2 कट सकता है। तो अगर हम यहाँ पर √2 से √2 काट दें तो यहाँ पर विकर्ण का अनुपात स्मॉल a अनुपात कैपिटल A आ जाएगा। तो यहाँ पर विकर्ण का वही अनुपात होगा जो भुजा का अनुपात होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं परिमाप। तो देखिए अगर वर्ग 1 की भुजा स्मॉल a है तो वर्ग 1 का परिमाप आ जाएगा 4 स्मॉल a। इसी प्रकार से वर्ग 2 की भुजा अगर कैपिटल A है तो वर्ग 2 का परिमाप आ जाएगा 4 कैपिटल A। यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर परिमाप का अनुपात आ जाएगा स्मॉल a अनुपात कैपिटल A। तो यहाँ पर देखिए ये बात आप समझ सकते हैं कि जो अनुपात भुजा का होता है वही विकर्ण का होता है और वही अनुपात परिमाप का होता है।
अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए वर्ग वन की भुजा है स्मॉल ए, तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा स्मॉल ए का स्क्वायर। इसी प्रकार से वर्ग टू की भुजा है कैपिटल ए, तो वर्ग टू का क्षेत्रफल आ जाएगा कैपिटल ए का स्क्वायर। अब देखिए अगर हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो या तो हम भुजा का वर्ग कर दें, या विकर्ण का वर्ग कर दें, या परिमाप का वर्ग कर दें। तीनों में से किसी एक का भी वर्ग कर देंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि वर्ग, विकर्ण और परिमाप का जो अनुपात है वो तीनों बराबर ही होते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में वर्गों के विकर्ण का अनुपात दिया हुआ है 2:5। अब हमें बताना है क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग के विकर्ण का वर्ग कर देंगे। तो हम यहाँ पर 2:5 का जब वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 4:25। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 210। दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात x/y तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात a/b है। उनके परस्पर शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात करें। ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज हैं और उन त्रिभुजों के आधार का अनुपात दिया हुआ है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर उनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। हम यहाँ पर पहले त्रिभुज को ले लेते हैं डेल वन और दूसरे त्रिभुज को ले लेते हैं डेल टू। अब हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला पढ़ा है 1/2 आधार गुणा लंब। हम यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के लिए सेम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 b1 गुणा h1, और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 b2 गुणा h2। अब देखिए यहाँ पर 1/2 से तो 1/2 कट जाएगा। इसके अलावा हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है a/b। तो यहाँ पर हम डेल वन अपॉन डेल टू की जगह रख देंगे a/b। इसके अलावा हमें उनके आधार का अनुपात दिया हुआ है x/y। तो यहाँ पर हम b1 की जगह x रख देंगे और b2 की जगह y रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a/b बराबर x गुणा h1 डिवाइड बाई y गुणा h2। यहाँ से जब हम h1/h2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास a/bx। हमसे पूछा है अनुपात, तो इसको जब हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा h1/h2 बराबर a/bx। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 211। किसी समतल मैदान का क्षेत्रफल 1140 मीटर स्क्वायर है। उसकी समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है। यदि समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें समानांतर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 5:3। जब भी हमें अनुपात दिया हुआ होता है तो हम उसको वास्तविक बनाने के लिए उसमें x से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम समानांतर भुजाओं को ले लेंगे 5x और 3x। इसके अलावा देखिए हमें समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1440 मीटर स्क्वायर। हमें पता है समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। यहाँ पर देखिए ऊंचाई के लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी। समानांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो समलंब की ऊंचाई ही होती है। तो यहाँ पर ये जो 24 मीटर है ये ऊंचाई है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 5x प्लस 3x गुणा 24 बराबर 1440। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 15। हमसे पूछिए बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई। बड़ी भुजा है हमारे पास 5x, तो यहाँ पर 5x की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 212। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225:256 है। उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए अभी जब हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 209 सॉल्व किया था तो हमने वहां पर देखा था कि वर्ग की भुजा, वर्ग का विकर्ण और वर्ग के परिमाप का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। और जब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम इनमें से किसी एक का वर्ग कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल का वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पर जब हम 225 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, और 256 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब ये जो 15:16 आया है ये वर्ग की भुजा का भी अनुपात है, ये वर्ग के विकर्ण का भी अनुपात है, और ये वर्ग के परिमाप का भी अनुपात है। हमसे यहाँ पर परिमाप को पूछा है तो यहाँ पर परिमाप का अनुपात भी 15:16 ही है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 213।
किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा भुजाएं 3:4:5 में हैं। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। अब इन भुजाओं को वास्तविक बनाने के लिए हम इनमें x से गुणा कर लेंगे। लेकिन x से गुणा करने से पहले आप यहाँ पर इन भुजाओं को देखिए। यहाँ पर हमें दी हुई है 3, 4, 5। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 होती हैं तो हमें पता है वो हमारा त्रिभुज होता है एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर अगर हम इनमें x से गुणा कर लेंगे तो हमारी जो भुजाएं आएंगी 3x, 4x और 5x, तो ये भुजाएं भी हमारी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ही होंगी। अब यहाँ पर 5x सबसे बड़ा होगा तो यहाँ पर 5x हमारा कर्ण हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। इसके अलावा 3x और 4x जो रह गई ये इनमें से हमारा आधार और लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी 1/2 3x इंटू 4x बराबर 216। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। दोनों साइड जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 6। हमसे पूछा है परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। हमने यहाँ पर तीनों भुजाएं ली हैं 3x, 4x और 5x। तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x और x की वैल्यू है 6। तो हमारे पास परिमाप आ जाएगा 12 गुणा 6 यानी कि 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 214 है। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तनुमा तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया जिसकी भुजाएं 6:5 में हैं। आयत की छोटी भुजा ज्ञात करें। यहाँ पर भी देखिए हमें आयत की भुजा अनुपात में दी हुई है 6:5। इसको वास्तविक बनाने के लिए हम इसमें x से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आयत की लंबाई ले लेंगे 6x और चौड़ाई ले लेंगे 5x। अब देखिए यहाँ पर हमें एक वृत्तनुमा तार दिया हुआ है जिसको हमने आयत के रूप में मोड़ा है। जब भी देखिए हम एक तार को एक आकृति से दूसरी आकृति के रूप में मोड़ते हैं तो मैंने आपसे बताया है कि उस स्थिति में उनके जो परिमाप होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो वृत्त की परिधि है वो आयत के परिमाप के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। हमें देखिए वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 42 सेंटीमीटर। जब भी हमें वृत्त की त्रिज्या दी हुई होती है तो हम उसकी कंपेयर करते हैं 7 से। तो 7 की जब हम 42 से कंपेयर करते हैं तो 42 7 का 6 गुना है। अब देखिए अगर हमारी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है तो हमारे वृत्त की परिधि होती है 44। अब यहाँ पर त्रिज्या आ रही है 7 की 6 गुनी, तो यहाँ पर हमारी जो परिधि है वो भी हमारी 44 की 6 गुना आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी वृत्त की परिधि आ जाएगी 44 गुणा 6। अब देखिए जितनी ये वृत्त की परिधि है उतने ही हमारी आयत की परिमाप भी होगी। अब आयत का परिमाप होता है 2l+b। हमने लंबाई ली है 6x और चौड़ाई ली है 5x। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 6x + 5x बराबर 44 गुणा 6। यहाँ पर 2 से 44 को काट देंगे 22 बार और 6 और 5 जुड़ करके हो जाएंगे 11x। 11 से 22 को काट देंगे 2 बार और 6 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमसे पूछिए आयत की छोटी भुजा। आयत की छोटी भुजा है हमारे पास 5x। तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 215। वृत्ताकार पथ के बाहरी तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात 23:22 है। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक भाग का व्यास ज्ञात करें। जिस तरह से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 209 में वर्ग की भुजा, विकर्ण, परिमाप और उसके क्षेत्रफल का अनुपात देखा था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर वृत्त की परिधि, त्रिज्या, व्यास और क्षेत्रफल के अनुपात को देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो व्रत ले लेते हैं, व्रत 1 और व्रत 2। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी परिधि देखते हैं। तो देखिए हम पहले व्रत की परिधि ले लेते हैं 2 पाई स्मॉल r और दूसरे व्रत की परिधि ले लेते हैं 2 पाई कैपिटल R। यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, हमारे पास परिधि का अनुपात आ जाएगा स्मॉल r रेशियो कैपिटल R। अब देखिए ये जो हमारे पास अनुपात आया है ये अनुपात तो त्रिज्या का होता है, क्योंकि हमारी जो व्रत की त्रिज्या होती है वो स्मॉल r और कैपिटल R होती है। तो हमारी परिधि का जो अनुपात होता है वो वही होता है जो हमारी त्रिज्या का अनुपात होता है। इसी प्रकार से अगर हम त्रिज्या का 2 गुना करके व्यास का अनुपात देखें तो व्यास आ जाएगा 2 स्मॉल r रेशियो 2 कैपिटल R। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे व्यास का अनुपात भी उतना ही हो जाएगा जितना त्रिज्या का अनुपात है। तो वृत्त में आपको इस बात को याद रखना है कि वृत्त में त्रिज्या,
व्यास और परिधि का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। इसके अलावा देखिए, अगर हम यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात देखें, क्षेत्रफल को यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको यहाँ पर ऐसे ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा तो हमारे पास क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम परिधि, त्रिज्या या व्यास इनके किसी भी अनुपात का वर्ग कर दें तो हमारे पास वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाता है। अब हम इनके बेस पर सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए, हमको वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिमाप का अनुपात दिया हुआ है 23:22। अब देखिए, ये परिमाप का अनुपात है, तो ये अनुपात हमारी त्रिज्या के बराबर भी होगा और व्यास के बराबर भी होगा। तो यहाँ पर हमें जिसकी जरूरत होगी हम उसके बराबर इसको ले लेंगे। इसके अलावा देखिए, हमको पथ की चौड़ाई दी हुई है 5 मीटर। अब देखिए, पथ की जो चौड़ाई होती है वो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमको अनुपात दिया हुआ है परिमाप का 23:22, हम इसको परिमाप का अनुपात न लेकर के त्रिज्या का अनुपात ले लेते हैं। परिमाप का और त्रिज्या का अनुपात दोनों आपस में बराबर ही होंगे, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको त्रिज्या का अनुपात ले लेते हैं। तो देखिए, त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 23:22। अब देखिए, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 1 मीटर का। क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि पथ की चौड़ाई है 5 मीटर, यानी कि यहाँ पर अंतर है 5 मीटर का। तो हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर कर देंगे 5 से। तो 5 1 का 5 गुना है। हमसे पूछिए आंतरिक भाग का व्यास। अब हमारे पास आंतरिक जो त्रिज्या है वो है 22, तो 22 का हम 5 गुना करेंगे तो हमारे पास आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी 110 मीटर। लेकिन हमें बताना है व्यास। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो हम 110 का 2 गुना कर देंगे तो हमारे पास आंतरिक वृत्त का व्यास आ जाएगा 220 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 216, त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर त्रिभुज के कोण अनुपात में दिए हुए हैं। जब भी हमें अनुपात में दिए हुए होते हैं तो हम उनको वास्तविक बनाने के लिए उसमें x से गुणा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर त्रिभुज के कोण ले लेंगे 3x, 4x और 5x। अब देखिए, ये त्रिभुज के कोण हैं। हमें पता है त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो 180 अंश के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों कोणों के योग को 180 अंश के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 180 अंश। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 15 अंश। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है 5x के बराबर, तो यहाँ पर 5x की वैल्यू आ जाएगी 75 अंश। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 217, किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं और इस वर्ग की भुजा ले लेते हैं a। अब हमसे आगे कहा गया है कि इस वर्ग के विकर्ण पर एक दूसरा वर्ग बना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वर्ग का एक विकर्ण बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस वर्ग का विकर्ण इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हमारे वर्ग की भुजा a है तो हमारे वर्ग का विकर्ण आ जाएगा √2a। अब ये जो देखिए विकर्ण आया है, हम अगर इस पर वर्ग बनाएंगे तो हमारा वर्ग इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए, ये जो हमारे पास दूसरा वर्ग बना है, अब इसकी भुजा भी हमारे पास आ चुकी है √2a। जो पहले वाले वर्ग के विकर्ण है वो दूसरे वाले वर्ग की भुजा है। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए, वर्ग 1 अनुपात वर्ग 2 कितना हो जाएगा, पहले वाले वर्ग की भुजा है a, तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा a²। इसी प्रकार से दूसरे वाले वर्ग की भुजा है √2a। √2a का जब वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग आ जाएगा 2 और a का वर्ग आ जाएगा a²। यहाँ पर a² से a² कट जाएगा तो हमारे पास वर्ग 1 अनुपात वर्ग 2 आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 218, किसी समान आधार पर एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। हमसे कहा गया है कि एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज के जो आधार हैं वो समान हैं, यानी कि अगर हम वर्ग का आधार a लेंगे तो हमें समबाहु त्रिभुज का आधार भी a लेना है। अब देखिए, अगर समबाहु त्रिभुज का आधार a है तो समबाहु त्रिभुज की बाकी भुजाएं भी a के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमसे पूछा है वर्ग और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए, हमने वर्ग की भुजा ली है a।
अगर वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज की भुजा भी ए है। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। दोनों साइड जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वर्ग और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 4:√3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 219, किसी वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हैं, परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हैं। अब हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर के। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर को ए स्क्वायर के डिवाइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई के। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड का वर्गमूल ले लेते हैं। तो हमारे पास a अपॉन आर आ जाएगा √पाई डिवाइड बाई 1। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम इसके डिवाइड में 1 ले लेंगे। अब देखिए हमारे पास वर्ग की भुजा अगर √पाई है तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या 1 के बराबर है। अब हम निकाल देंगे इनके परिमाप। वृत्त और वर्ग के परिमाप का अनुपात हो जाएगा, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, आर की वैल्यू है 1। तो हमारे पास वृत्त का परिमाप हो जाएगा 2 पाई इंटू 1। इसी प्रकार से वर्ग का परिमाप होता है 4a और a की वैल्यू है √पाई। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4√पाई। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास परिमाप आ जाएगा √पाई अनुपात 2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 220, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है, उनके शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए मैंने आपसे त्रिभुज के अनुपात के बारे में बताया था कि अगर हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाओं का वर्ग कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और हमें उनके शीर्ष लंबों का अनुपात बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्षेत्रफलों का वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पर उनके शीर्ष लंबों का अनुपात आ जाएगा। हमें यहाँ पर त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 25:36। इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास शीर्ष लंब का अनुपात आ जाएगा 5:6। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।